अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। और जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, ये जो पार्ट वाइज मैंने सिलसिला शुरू करना है, इसको आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है और आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं तो दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। आज की बहुत ही खौफनाक और सच्ची कहानी जो 2002 का वो वाक़या है इंडिया का, जिसने शदीद खौफ व हरास आज भी फैला रखा है। ये कहानी मुझे भेजी है इरम ने सहारनपुर से। इरम कहती है ये कहानी है हैदराबाद की, और जो मकाम और जो भी जगह उन्होंने बताई उन्होंने कहा बेशक रियल बता दें। हैदराबाद में एक जगह का नाम है कुंदन बाग, और जिस खातून की कहानी है उनका ओरिजिनल नाम है जय पर्दा। हैदराबाद के अंदर ये जो जगह है जिसका नाम कुंदन बाग है, ये एक ऐसा एरिया है जो पोश इलाका है, जहां पे अमीर तरीन लोग रहते हैं। आज भी जितने वहां पे घर बड़े हुए हैं वो बड़े बड़े बने हुए हैं। ये काफी ऐसी जगह होती हैं हर मुल्क के अंदर, हर सिटी के अंदर, जहां पे बड़े बड़े घर होते हैं और दीवारों से दीवारें नहीं मिली होती, बीच में काफी गैप होता है, फिर काफी गैप के बाद एक घर आता है। तो यूं समझ लीजिए कुंदन बाग का एक ऐसा ही बड़ा घर, जहां पे एक फैमिली जिसमें मियां बीवी और उनकी जवान 2 बेटियां रहती थी। 2002 में ये वहां की कहानी है। इस कहानी को आपको सुनाने से पहले बाकायदा इरम ने इसकी पूरी तस्दीक की है, और जिन जिन लोगों से वो पूछ सकती थी वो कहती है मैंने उनसे वेरीफाई किया है। और जो कुंदन बाग में लोग रहते हैं या उसके इर्द गिर्द रहते हैं वो कमेंट्स में नीचे आके इस बात की तस्दीक करेंगे। मेरा तो दिल था कि इसके ऊपर मूवी, एक फिल्म बनानी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त कहानी है ये। जय पर्दा और उसके शौहर अलग थलग लोगों से एक अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वैसे भी इस पोश इलाके के अंदर रहने वाले लोग ज्यादा एक दूसरे से मेल जोल नहीं रखते। हाँ, इतना जरूर होता है आते जाते एक दूसरे के साथ हाय हेलो कर लेते हैं। अमेरिका में भी ऐसे है, जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूं, हम जब भी बाहर निकलते हैं हमें नहीं पता सामने कौन रहता है, हमें नाम तक नहीं पता, लेकिन बाहर निकलते ही हाय कैसे हैं आप, इंग्लिश में, बस इतना चलता है। तो उस घर के मकीन भी सिर्फ हाय हेलो की हद तक महदूद थे, लेकिन इर्द गिर्द के जो लोग थे वो इस बात से वाकिफ थे जो जय पर्दा है वो एक अजीब सी औरत है, जैसे नॉर्मल ना हो, उसकी दिमागी हालत अजीब सी हो। और लोग जो इर्द गिर्द रहते होते हैं उनको एक दूसरे के बारे में इतना ज़रूर पता होता है, इसके बावजूद कि वो एक दूसरे को जानते नहीं कि कौन इखलाक में कितना अच्छा है और कितना बुरा। तो जय पर्दा के जो शौहर थे वो तो फिर भी लोगों से हाय हेलो कर देते थे, दुआ सलाम कर लेते थे, लेकिन जय पर्दा और उसकी दोनों नौजवान बेटियां कभी किसी से भी नहीं मिलती थी, हाय हेलो तक नहीं करती थी, किसी को उनका नाम भी नहीं पता था। वरना कभी ना कभी हमसाए जो रहते होते हैं एक दूसरे के नामों से वाकिफ होते हैं, खड़े खड़े बातें कर ही लेते हैं, घरों में इन्वाइट नहीं करते, रास्ते में ही मिल लेते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई सिलसिला नहीं था। वक्त गुजरता रहा कि जय पर्दा का जो शौहर था आखिर वो अपनी बीवी की उस दिमागी हालत से तंग हुआ, खुदा जाने क्या हुआ उनके बीच में, कि उस घर को छोड़ के चला गया। अब हमसायों ने नोट किया कि सिर्फ वो खातून और उसकी बेटियां नजर आती हैं, अब शौहर नजर आना बंद हो गया है। मेल मिलाप था नहीं, कोई एक दूसरे को जानता नहीं था कि कोई पूछ सके कि वो साहब जिनका नाम भी नहीं पता था कि वो कहाँ गए, और कोई पूछता भी तो वो औरत कह देती कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। दुआ सलाम तो दूर की बात है, नाम तक नहीं पता था। तो इसलिए जब वो चले गए तो किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। हर कोई बड़े बड़े घर के अंदर रहता था, और ये भी एक ऐसा बड़ा खूबसूरत सा घर था जो 2 मंजिला था। दूसरी मंजिल के ऊपर एक बालकनी बनी हुई थी, ऐसी बालकनी जैसे बादशाहों के दौर में एक बालकनी बनाई जाती थी, रानियां, महारानियां, शहजादियां उस बालकनी में आके बैठती थीं।
आज ये बालकनी का सिस्टम ख़त्म हो गया है, लेकिन अमीरों के घरों में आज भी बालकनी बनाई जाती है। बड़े बड़े टेरेस बन गए हैं, लेकिन उस वक्त एक छोटी सी, टेरेस तो एक बहुत बड़ा होता है, छोटी सी बालकनी होती थी। यानी कमरे के खिड़की नुमा या एक दरवाज़ा रखा था जिससे आप निकले, और एक एरिया होता था जहाँ पे खड़े होकर आप नीचे का मंजर देखते थे। ये बहुत खूबसूरत बनाई जाती थी। वो लड़कियां और उनकी माँ अक्सर उस बालकनी में बैठी हुई नजर आती और आते जाते लोगों को घूरती थी, लेकिन शोर काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रहे थे। वहीं पे एक शख्स जिसका नाम साजिद था, उसका एक दफ़ा यहां से गुजर हुआ और उसने देखा कि हर घर के मकीन कहीं ना कहीं कोई नज़र आ जाता है। ये इतना बड़ा घर है, अगर मैं इसके अंदर किसी तरीके रात को घुस जाऊं चोरी की नीयत से तो बड़ा माल हाथ लग सकता है। वो छोटी मोटी चोरियां करते करते थक गया था, बड़ा माल हथियाने के चक्कर में था, इसलिए वो इस कुंदन बाग के इलाके में आ गया था जहां पे अमीर कबीर लोग रहते थे, जिनके बड़े बड़े महल थे। और ये भी एक ऐसा बहुत बड़ा यहां का बना हुआ घर था, महल नुमा घर, जिसकी जो बाहर की दीवारें थी वो तो बहुत छोटी छोटी सी थी। बहुत बड़ा लॉन बनाया गया था, बागीचा बनाया गया था, बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ लॉन और बागीचा सा था। दरख्त कोई इतना ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे। बाहर एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था जो अक्सर खुला रहता था। उस दरवाजे से आप दाखिल हों तो एक बहुत बड़ा बागीचा था, लॉन था, और उसके आगे गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह थी, और उसके आगे मेन गेट था उस घर के अंदर दाखिल होने का। आप उस घर के अंदर दाखिल होते तो नीचे काफ़ी कमरे बने हुए थे, किचन था, डाइनिंग टेबल थी, एक बड़ा सा हॉल था, और सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जाते तो ऊपर भी कमरे बने हुए थे। काफ़ी बड़ी ये बिल्डिंग थी और बहुत खूबसूरत बनाई गई थी। साजिद जब चलता चलता इस कुंदन बाग में पहुंचा तो तमाम घरों का विजिट करने के बाद, रैकी करने के बाद उसको अंदाज़ा हुआ कि सबसे बड़ा और बेहतरीन घर जो है कुंदन बाग का, ये वाला घर है। अगर मेरे हाथ कोई माल लगेगा तो इस घर से लगेगा। उसने सुन रखा था ये जो अमीर लोग होते हैं ये बस 2-3 लोग ही रहते होते हैं, ख़ास कोई इनकी सिक्योरिटी भी नहीं होती। अगर रात के टाइम वहाँ पे मैं घुस जाऊँ तो ये लोग गोलियाँ खा के इस तरह अंदाज में सो जाते हैं कि इनकी आंख भी नहीं खुलती और चोर चोरी कर सकता है। जब उसने इस घर की दीवारों को देखा, जो बाहर की दीवारें थी तो बहुत छोटी सी थी, उसने इस घर का चक्कर लगाया घूम के तो अंदाज़ा हो गया कि इस घर में घुसना तो बहुत आसान है। बस देखना होगा कहीं कोई खिड़की वगैरह खुली रह जाए तो मैं उसमें से घुस सकता हूं। और कई दिनों तक वो आके यहां से गुजरता, कुछ लम्हे के लिए इस अंदाज में खड़ा हो जाता कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, कुछ कागज पे लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, लेकिन कन अखियों से इधर उधर देखता रहता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। काफी दिनों के बाद उसको अंदाजा हो गया कि यह घर बेहतरीन इंतखाब है चोरी के लिए कि अगर मैं इस घर के अंदर दाखिल हो जाऊं, क्योंकि उस घर के जितने भी लोग वहां रहते थे उसको बहुत कम उसने देखा था, क्योंकि वो जिस टाइम आता था उस वक्त वो बाहर नहीं निकलते थे। उसका ख्याल था कि मैं दिन की रोशनी में आता हूं ताकि कोई मुझ पे शक भी ना कर सके। शाम के टाइम अगर आप जाएं या रात के टाइम जाएं तो आप नज़रों में आ जाते हैं। तो वो दिन को तो बाहर निकलते ही नहीं थे, अमूमन शाम को या रात को बाहर निकलते होंगे। इसलिए वो मुतमईन हो गया कि मुझे इसी घर के अंदर घुसना है और चोरी करनी है। आखिर वो एक रात आ पहुंची जब वो तैयार हुआ कि मैं इस घर के अंदर दाखिल हो जाऊं। वो रात के एक ऐसे पहर इस सोसाइटी के अंदर दाखिल हुआ जब बंदा ना बंदे की ज़ात, हर तरफ खामोशी और हर तरफ अंधेरे का राज। कहीं कहीं पे लाइटें जल रही थीं। वो चलता हुआ इस घर के करीब आया, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसने घूम के इस घर का पूरा चक्कर लगाया। घर बिल्कुल खामोश था, ऐसा लगता था घर के मकीन सो चुके हैं गहरी नींद। और वो चलता चलता उसी खिड़की के पास गया जिस पे उसको शक था ये खुली होगी। उसने जाके हल्का सा खिड़की को धक्का दिया तो खिड़की वाकई खुली हुई थी, खिड़की खुल गई। खिड़की में दाखिल होने से पहले फिर उसने खड़े होकर इत्मीनान किया, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं था। यकीनन जो जितने भी अमीर लोग थे गहरी नींद सो चुके थे। उसने खिड़की को खोला और छलांग मार के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन ऐसे अंदर छलांग लगाई कि कदमों की आहट पैदा ना हो कि कहीं घर के लोग जाग ना जाएं। फिर भी वो अपनी जगह पे खड़ा रहा। मेरे इस कूदने की वजह से जो हल्की सी आहट पैदा हुई है, कोई जागा तो नहीं। खामोशी, हर तरफ खामोशी, कोई नहीं जागा था।
वो बिल्कुल आहिस्ता से चलता हुआ कि खटका या कोई आवाज़ तक पैदा ना हो, पहले नीचे बने हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस दरवाजे को उसको आता था इस अंदाज में पकड़ के उसने खोला कि दरवाज़ा हल्की सी भी आवाज़ पैदा ना करे। और वो दरवाजे को जब खोल चुका तो उसने पूरे कमरे का अंदर जायज़ा लिया। दराजें खोली, ये कमरा खाली था लेकिन कोई भी कीमती सामान नहीं था। वो उस कमरे से बाहर निकला और उसी दरवाजे को उसी अंदाज में बंद कर दिया कि अगर कोई जाग भी जाए तो किसी को शक ना हो। चलता हुआ दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके दरवाजे को भी एहतियात से खोलने के बाद खड़ा होकर पहले उसने देखा कोई अंदर है तो नहीं, कमरा बिल्कुल खाली था। वो फिर से कमरे में दाखिल हो गया। दूसरे कमरे में भी उसने आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां वो ढूंढ सकता था कि कहीं कोई कीमती सामान पड़ा मिल जाए, तो वहां पे भी उसको कोई कीमती सामान ना मिला। वो जेवरात या पैसे चोरी करना चाहता था। बाकी कमरा भरपूर चीज़ों से भरा हुआ था, लेकिन वो ऐसी चीज़ें थी जिनको उठा के लेके जाना उसके लिए मुश्किल हो सकता था। वो सिर्फ कीमती सामान लेने आया था। फिर इसी तरह निकला, वो और कमरे में गया। नीचे का जितना भी पोर्शन था उसने सारा खंगाल मारा, नीचे उसको कुछ भी नहीं मिला। वहां से वो आराम से अब सीढ़ियों की तरफ जा रहा था कि मे बी जो घर के लोग हैं वो ऊपर सो रहे हों और ऊपर ही वो सामान रख के सोए होंगे। वो आराम से सीढ़ियों पे कदम रखता हुआ ऊपर जा रहा था कि कहीं हल्का सा भी खटका पैदा ना हो। ठक 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 ठक, बिल्कुल एक ऐसी आवाज कि जैसे कोई कदम ही नहीं रख रहा। उस लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी पे आराम से चलता हुआ जो गोल सी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी, वो भी उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता घूमता घूमता ऊपर की तरफ देखता हुआ कि कोई जागा तो नहीं है, क्योंकि नीचे तो कोई भी बशर नहीं था, कहीं ऊपर तो नहीं है। हल्के कदम रखता हुआ ऊपर देखता हुआ वो बिल्कुल ऊपर चढ़ गया। और फिर जब आखिरी सीढ़ी पे पहुंचा तो एक दफ़ा फिर से पूरे घर का इस तरह नज़ारा किया, कोई जागा तो नहीं, कोई कमरे में से झांक तो नहीं रहा। सब दरवाजे बंद थे, सब सो रहे थे। कुछ देर वहां खड़ा रहने के बाद वो चलता हुआ फिर एक कमरे के पास गया और उसने आहिस्ता से उसका दरवाजा खोला। और उस कमरे के दरवाजे खोलने के बाद उसने एहतियात के साथ अंदर घुस के पूरे कमरे की तलाशी ली। उस कमरे से भी उसको कुछ ना मिला। उस कमरे से निकलने के बाद जैसे ही साथ वाले कमरे का वो दरवाजे के हैंडल पे उसने हाथ रखा, उसको खोलने की कोशिश की, तो एक बदबू ने इस अंदाज में बाहर, जैसे कोई तेजी के साथ छलांग लगाता है, इस अंदाज में एक बदबू का भभका सा, एक बदबू की आवाज सी बाहर से आई। अभी उसने दरवाजा खोला नहीं था कि वो चौंका, ये क्या हुआ है, रुका, यह कैसी बदबू थी। फिर भी उसने कहा मुझे क्या लेना। उसने फिर भी दरवाजे के हैंडल को खोल लिया, बगैर चरचराहट पैदा किए वो हैंडल खुल गया। और जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो एकदम से वो रुक गया। वो इसलिए रुक गया कि इतनी शदीद बदबू ने उसका इस्तकबाल किया था, इतनी गंदी बदबू ने इसका इस्तकबाल किया था, उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो चोर जरूर था लेकिन उसको सांस नहीं आ रहा था। उसने कहा ये कैसी बदबू है। उसने जेब से जल्दी से एक रुमाल निकाला, अपने रुमाल को उसको नाक के ऊपर इस अंदाज में पीछे बांध दिया कि उसका नाक कवर हो जाए। वो इतनी तेज शदीद बदबू थी कि अंदर घुसना उसके लिए महाल था। उस रुमाल को इस तरह नाक के ऊपर रख के पीछे सर पे उसने बांध दिया कि अब सांस लेना मुश्किल है। उसको सांस नहीं आ रहा था और उसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। दरवाजा खुल गया और जैसे ही दरवाजा खुला तो उसने देखा सामने वाली खिड़की खुली है और सामने वाली खिड़की से चांद की नीली रोशनी पूरे कमरे के अंदर दाखिल हो रही है। और नीली रोशनी ने कमरे को इस अंदाज में नीला कर दिया है कि कमरा बिल्कुल क्लियर है। मतलब इतना साफ शफाफ नजर आ रहा है कमरा, जैसे कमरे के अंदर उसने किसी ने रात को नीला बल्ब जला लिया हो। ऐसा बल्ब जो सोने से पहले रात को आप नीला या सब्ज बल्ब जलाते हैं।
तो उस चांद की रोशनी ने इस अंदाज में रोशनी कर दी थी पूरे कमरे में, लेकिन जो वो बदबू आ रही थी कहां से आ रही थी। जैसे ही उस खिड़की को देखने के बाद उसकी निगाह सामने बेड पे पड़ी तो सामने बेड पे सीधे हाथ पे मां लेटी थी, उसके साथ उसकी एक बेटी लेटी थी और उसके साथ एक और बेटी लेटी थी और तीनों मर चुकी थी, क्योंकि वो बदबू उनके वजूद से आ रही थी। और इतनी जो तेज बदबू थी कि दरवाजा खोलते हुए रुक गया था। उसको पहले अपने नाक पे रुमाल बांधना पड़ा था। वो उन जिस्मों की थी जो शायद अभी तक गले सड़े तो नहीं थे, उनके ऊपर खाल मौजूद थी, स्किन मौजूद थी, लेकिन शायद खराब हो गई थी। 2 दिन हो गए थे, 3 दिन हो गए थे, 5 दिन हो गए थे, वो नहीं जानता था। लेकिन पहले उसको अंदाजा नहीं हुआ कि ये बदबू कहां से आ रही है। जब उसने 3 औरतों को देखा तो एकदम से चौंक सा गया। ये तो 3 औरतें सोई हैं, लेकिन उसने जब खड़े होकर उनको देखता रहा तो उसको लगा कि ये तो हिल भी नहीं रही। इंसान सोया हो तो उसका पेट कम से कम जरूर हरकत करता है, जब वो सांस ले रहा होता है उसकी सांसों की आवाज जरूर आती है, लेकिन उसको लगा ये तो सांस तक भी नहीं ले रही। फिर भी वो अपने नाक पे उसने रुमाल रखने के बावजूद हाथ से उसको मजीद ढांकना पड़ा। रुमाल भी रखा हुआ था, फिर जोर से उसने ढांका और चलते चलते करीब गया तो पता लगा बुरी बदबू इनके जिस्मों से आ रही है, ये मर चुकी हैं। तीनों की आंखें खुली हुई थीं और खुली हुई आंखों के साथ पलके झपकाए बगैर वो ऊपर छत को देख रही थीं। ऐसा लगता था जैसे अभी जिंदा होकर उठकर बैठ जाएंगी, लेकिन वो तीनों मरी हुई थी और वो गंदी बदबू उन्हीं के वजूद से आ रही थी। एक चोर के लिए बहुत ही भयानक मंजर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं घर में चोरी की नीयत से घुसूंगा और आगे ये मंजर होगा। उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई, उसका वजूद तक 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 कांपना शुरू हो गया। वो मरी हुई है। अब उसको चोरी भूल गई और एकदम से उसको लगा कि मुझे अब यहां से भागना है। अब वो एकदम से ऐसे पीछे मुड़ा कि उसको भूल गया कि मैं चोर हूं, दबे कदमों मुझे चलना चाहिए। वो तेजी से दौड़ा और कदमों की आहट तेज हो गई, धक 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 धक। और जैसे ही वो सीढ़ी तक पहुंचा तो इस अंदाज में नीचे दौड़ना शुरू कर दिया कि जोर जोर से उस घर के अंदर एक आवाज थी, कदमों की आवाज, पांवों की आवाज, जो उस लकड़ी की सीढ़ी जो गोल गोल घूमती हुई नीचे की तरफ जा रही थी उस पे वो ऐसे दौड़ता हुआ जा रहा था कि उसको भूल गया था कि मैंने पांव में जूती नहीं पहनी, नंगे पांव हूं। इसलिए कि जूती रखने से, पांव में जूती हो तो आवाज पैदा होती है, नंगे पांव चलने से आवाज पैदा नहीं होती। लेकिन अब वो भाग रहा था, इसलिए एक ठक 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 की आवाज पैदा हो रही थी। और वो भागते भागते नीचे पहुंचा और उसी खिड़की से छलांग मार के बाहर खड़ा हो गया और तेज तेज सांस लेना शुरू हो गया। वो कांप रहा था। एकदम से उसके दिमाग में आया, मैं चोर हूं, मैं कातिल नहीं हूं। ऊपर 3 लाशें पड़ी हैं, अगर यहीं कहीं से किसी ने देख लिया मैं मारा जाऊंगा। ये तो मेरे गले में 3 कत्ल पड़ जाएंगे कि मैंने उनको मारा है। मैं तो चोरी की नीयत से आया था, क्या करूं मुझे नहीं पता। मैं जिस तरह भागता आया हूं, पीछे किसी ने देख लिया हो, मारने वाले कातिल ने देख लिया हो, मुझे पकड़वा देगा, क्या करूं। एकदम उसके दिमाग में आया कि मुझे सीधा थाने पहुंचना चाहिए, पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनको बता देनी चाहिए सारी बात। वहीं से वो दौड़ा हाँफता कांपता थाने पहुंचा, जहां पे वो लोग सो रहे थे। उनको जगाया, एक्टिव किया और कहा, कांपती हुई आवाज में कहा, मैं कातिल नहीं हूं, मुझे बचा लीजिए। पुलिस हैरान हो गई कि पूरी बात बताओ, माजरा क्या है। और उसने पूरी कहानी सुना दी कि कैसे चोरी की नीयत से उसमें घर में घुसा और जब मैं ऊपर गया तो ऊपर 3 लाशें पड़ी हैं। मैंने उनको कत्ल नहीं किया, मैं चोरी की नीयत से किया था, लेकिन लाशों को देख के मैं डर के भाग गया हूं। कोई मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम ना लगा दे, मुझे बचा लीजिए, मैं चोर हूं, मैं कातिल नहीं हूं। पुलिस ने फौरन उसको पकड़ा और पकड़ के मारा और जेल में डाल दिया कि तुमने ही कत्ल किया है और तुम अब बहाने बना रहे हो।